हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 18 से 19 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये कंपनी 3 तरीके के केमिकल्स बनाती है। परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं और जो एफएमसीजी में जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो ये जो कि ब्रैकेट में ये जो केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं, अराउंड अगर आप देखोगे 3, 2, 5, 7 केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं, तो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 70% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि जो आउट ऑफ इंडिया कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है उससे अराउंड 70% के रेवेन्यूज कंपनी के आते हैं और अराउंड 30% का रेवेन्यू कंपनी का डोमेस्टिकली आता है, यानी कि इंडिया वाले मार्केट से कंपनी का 30% का रेवेन्यू आता है। तो देखिए, इस कंपनी की एक अच्छी बात मुझे ये लगी है कि हमेशा कंपनी वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करती है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और अगर हम देखा जाए तो इनकी मेन कोशिश ये रहती है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि हम जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसे हम यहाँ पे इंडिया में रह के मैन्युफैक्चर करें। देखा जाए तो यहाँ पे ये जो मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तो उसके ऊपर ये कंपनी पूरा फोकस करती हुई हमें नजर आ रही है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे बहुत तरीके से यहाँ पे जो हमारी आने वाले टाइम पे हमारा जो पूरा फोकस है, जो भी प्रोड्यूसर्स है उनकी जो डिपेंडेंसी यहाँ पे चाइना पे कम करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी एक अच्छा रोल यहाँ पे प्ले आउट करती हुई हमें नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर आप बाहर से अगर कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप इंपोर्ट करते हो, यानी कि अगर आपको इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है और अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, यानी कि 8 से 9% की आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। यानी कि अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो लगभग 110 रुपये की प्राइसेज आपका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के ऑलरेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये सेम प्रोडक्ट अगर आपको इंडिया में मिल जाएगा अगर 100 रुपये में, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इंडिया के लिए बेसिकली हम ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे और ये कंपनी के लिए भी अगर हम देखेंगे क्लीन साइंस के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब अगर मैं कंपनी के कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है और ऐसा कंपनी का कहना है कि ये अभी तक उनका हाईएस्ट कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने 140 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड बढ़ती है इनके केमिकल्स की, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू एडिशन ये कंपनी के लिए रहेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा कैपेक्स इंडिया में अगर होता है, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अगर हम इंडिया में ही अगर हम करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली इससे हमारा जीडीपी भी ग्रो होता है। तो ये जो नॉर्मली अगर आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े और जितना प्राइवेट कंपनीज से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है उतना ज़्यादा हमारा जीडीपी ग्रो होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखिए, ये कंपनी के लिए एक फिनॉल ये जो कंपनी का एक रॉ मटेरियल है, मतलब अगर आप देखोगे अगर कंपनी 100 रुपये रॉ मटेरियल के लिए अगर खर्च कर रही है तो वहाँ पे 50 रुपये की कॉस्ट कंपनी की फिनॉल से आ रही है। और अगर हम पिछले साल के फिनॉल के प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में जो फिनॉल के प्राइसेस है वो डबल हो चुके हैं, यानी कि अगर पहले फिनॉल का प्राइस अगर 100 रुपये था तो वो फिनॉल का प्राइस अभी एंड तक 200 रुपये हो चुका है। देखिए, इतना ज़्यादा इनके अभी रॉ मटेरियल कॉस्ट का इंपैक्ट पड़ा है, तो उसकी वजह से थोड़े जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो यहाँ पे इंपैक्ट हुए हैं। तो जब अब नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो तब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। और एक अच्छी बात मुझे ये लगी है कि कंपनी की अगर हम टोटल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी है कंपनी की, यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से अराउंड 55% की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से कंपनी की आती है और अराउंड जो 45% की एनर्जी है जो हमारी जो पुरानी जो कोल बेस्ड एनर्जी है उससे ये कंपनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। तो अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है वो यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। तो इन वे अगर आप देखोगे तो कंपनी का पूरा फोकस यहाँ पे ये रहता है कि जो पॉल्यूशन वाले एरियाज है वहाँ पे इन्हें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और रिन्यूएबल एनर्जी पे अगर आप देखोगे तो एक लो कॉस्ट ऑफ ये एनर्जी होती है। तो अगर आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके अगर ये नंबर बढ़ेगा तो वहाँ पे जो कंपनी की पावर कॉस्ट है वो भी हमें कम होती हुई नजर आएगी। तो वो भी एक हमें यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी को ग्रीन कोर सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है।
तो ग्रीन को सर्टिफिकेशन अगर कंपनी को मिला हुआ है, यानी कि जो कंपनी पॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे सारे कंट्रोल्स रखती है, बहुत हार्डली नी के बराबर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का पॉल्यूशन होता है। तो देखिए अगर आने वाले टाइम पे ये जो बाकी की केमिकल कंपनीज है जहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, तो अभी जिस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है विद लीस्ट पॉल्यूशन से, तो वहाँ पे डेफिनेटली इस कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल आने वाले टाइम पे रह सकता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी रिसेंटली अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लैटिन अमेरिका में उन्होंने कस्टमर्स को ऐड किया है, साउथ कोरिया में उन्होंने कस्टमर्स को ऐड किया है, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यूएसए में भी उन्होंने कस्टमर्स को ऐड किया है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो अराउंड 70% का रेवेन्यू इनका वहाँ से आता है, और बेसिकली मेन फोकस एरियाज की अगर हम बात करेंगे तो लैटिन अमेरिका और साउथ कोरिया ये मेन फोकस्ड एरियाज हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए अगर अभी एक प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे पीबीक्यू ये जो प्रोडक्ट है कंपनी का, तो यहाँ पे कंपनी का ऐसा मानना है कि इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया हर साल 1200 टन ये चाइना से इंपोर्ट करता है, और यानी कि अगर आप देखोगे 1200 टन ये काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है। और अगर इसके एक टन की अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो $30 की यहाँ पे प्राइस है। तो $30 की अगर प्राइस है, और अगर आप देखोगे 80 रुपीज़ पर डॉलर अगर अभी डॉलर चल रहा है, तो यानी कि अराउंड अगर आप देखोगे 2300 से 2400 रुपये के लगभग यहाँ पे इसका प्राइस हमें नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो इनका मानना है कि अगर 1200 टन अगर इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा उसके ऊपर 8 से 9% की इंपोर्ट ड्यूटी है, तो वो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहती है। तो अगर आप देखोगे 1200 टन एक काफ़ी बड़ा नंबर होता है, और वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके अंदर अगर हम अभी कंपनी के करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अभी महीने में 30 से 40 टन अभी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, और जिसमें कंपनी अभी आउट ऑफ स्टॉक में, यानी कि जो अभी जो लगभग 30 से 40 टन कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है पर मंथ, वो मैन्युफैक्चर होते ही वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, और कंपनी इसे लगभग अगर हम देखेंगे तो 80 to 90 टन तक ये लेके जाना चाहती है। तो अगर आप देखोगे डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर ये 100 टन के लगभग अगर ये जाता है, इतना बड़ा मार्केट है, डेफिनेटली अगर जो हमारे यहाँ के जो इंडिया वाले प्रोड्यूसर्स हैं अगर उन्हें 8 से 9% की इंपोर्ट ड्यूटी अगर देनी नहीं पड़ेगी, और इससे हमारे इंडिया को भी फायदा होगा क्योंकि हम इंपोर्ट कम करेंगे, और अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारी जो करेंसी है वो भी वहाँ पे स्ट्रांग बनी रहेगी। तो देखा जाए तो ये जो पार्ट्स हैं ये मेरे ख्याल से आपके फोकस में रहने चाहिए। अब अगर हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 15,000 करोड़ के लगभग का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखिए जब ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा था तो लगभग 25,000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप था, तो वहां से अगर हम देखेंगे तो लगभग 10,000 करोड़ से मार्केट कैप का नंबर यहाँ पे कम हुआ है। अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो अराउंड 69 के पी रेशियोज पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो देखिए जब ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा था तो लगभग 110-120 के पी रेशियो भी मार्केट इससे लेके गया था, तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रीमियम वैल्यूएशन से यहाँ पे थोड़ी नॉर्मलसी आती हुई हमें नजर आ रही है। और अगर हम डेट की बात करेंगे तो डेट यहाँ पे नी के बराबर है। अगर रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे 46% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और अराउंड 34% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये नंबर इतना कम क्यों है आरओसी के कंपैरिजन में, क्योंकि देखिए ये जो नंबर है ये जो कंपनी टैक्स पे करती है उसके बाद में ये नंबर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अराउंड 72 रुपीज़ की कंपनी की बुक वैल्यू है। तो इन अ वे अगर आप देखोगे अराउंड 20-21 टाइम्स पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो इन अ वे अगर हम देखेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव हमें वैल्यूएशन यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, तो लाइबिलिटीज नहीं है, तो बुक वैल्यू काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। और अगर आप अभी देखोगे तो लगातार अभी जो कंपनी कैपेक्स कर रही है, जो कैपेक्स प्लान कर रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे जो कंपनी के एसेट की वैल्यू है वो हमें ग्रो होती हुई नजर आएगी। डेफिनेटली वहां पे आने वाले टाइम पे डेप्रिसिएशन भी रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो नेट प्रॉफिट कंपनी के एड ऑन होते रहेंगे तो वहां पे डेफिनेटली ये बुक वैल्यू का नंबर हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से बुक वैल्यू पे यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 404 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे 2019 में कंपनी का था, जो कि अभी 700 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। तो इन अ वे अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 75% से यहाँ पे 3 साल में यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर कंपनी के ग्रो हो चुके हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पहले 97 करोड़ के प्रॉफिट थे कंपनी के, और अभी ये नंबर आ चुका है 228 करोड़ पे, यानी कि 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे
प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी की हो चुकी है। और जिसमें से देखा जाए तो पिछले साल इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। पिछले साल अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 35% से ग्रो हुआ है, और ये नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नेट प्रॉफिट का नंबर 15% से ही ग्रो हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए कंपनी अभी ज़्यादा फोकस यहाँ पे ये कर रही है कि जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो बने रहे। तो अभी जो प्राइस हाइक यहाँ पे हुए, यानी कि जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हुई है तो उसे अभी डायरेक्टली कंपनी के ऊपर पास ऑन नहीं कर रही है। अभी कंपनी का मेन फोकस ये है कि अगर इस टाइम पे वो अगर अच्छे से मार्केट शेयर गेन कर लेते हैं और जब इकोनॉमी में नॉर्मलसी आएगी तो डेफिनेटली जो इनके जहाँ पे इनके जो कस्टमर्स है उन्हें भी वहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आएगा और कंपनी को भी वहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली ये पॉइंट मेरे ख्याल से काफी अच्छा नजर आता है। तो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से, एक सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा नजर आता है। लेकिन देखिए अभी इनका जो मेन रॉ मटेरियल कॉस्ट है जिस पे इनके 50% रॉ मटेरियल की कॉस्ट उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर उसके प्राइसेस डबल हो गए, यानी कि अगर 100 रुपये में वो चल रहा था तो 200 रुपये के अगर उसके प्राइसेस हो गए हैं, फिर भी अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट के मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन अभी भी कंपनी ने बना के रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात मुझे यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि 30% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन ये कोई छोटा नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। और डेफिनेटली जब इकोनॉमी में नॉर्मलसी आती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे डेफिनेटली ये मार्जिन के नंबर हमें 35% तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर 700 करोड़ के लगभग अगर ये नंबर 35% तक जाता है वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये नंबर हमें 250 करोड़ के लगभग जाता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम बात करेंगे तो देखिए 113 के बाद में 140 करोड़ का रेवेन्यू, फिर उसके बाद में थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा नंबर कम हो गया था, लेकिन नंबर कम होने के बावजूद इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं हुई थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे 134, फिर 146, फिर 153, फिर उसके बाद में 181 और 205 करोड़। तो देखा जाए तो इन अ वे कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी के जो सेल्स के नंबर है वो हमें ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है। और पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो मार्जिन का इंपैक्ट यहाँ पे पड़ा है। कंपनी ने बोला है कि आने वाले 5 से 6 महीने भी ये प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन वहाँ पे डेफिनेटली जब जैसे नॉर्मलसी आएगी इकोनॉमी में और जैसे इनके जो प्रोड्यूसर्स है जहाँ पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को है ना इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये तो पहले जब आईपीओ से पहले की ये कंपनी की होल्डिंग थी, तो ये एकदम ये मत सोचिएगा कि प्रमोटर्स ने 16% की होल्डिंग यहाँ पे बेच दी है। तो यहाँ पे 78.5% की होल्डिंग है। तो देखा जाए तो इन अ वे प्रमोटर्स की यहाँ पे काफ़ी अच्छी होल्डिंग है और यहाँ पे आने वाले टाइम पे 3 से 3.5% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स कम कर सकते हैं, क्योंकि 75% का सेबी का रूल है, लेकिन अराउंड जहाँ तक मुझे याद है अराउंड 3 साल तक आप कम कर सकते हो। तो अभी 1 साल कंपनी को लिस्टिंग के लिए हुए हैं, तो अभी भी 2 साल कंपनी के प्रमोटर्स के पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगातार 2 क्वार्टर से यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग कम हुई है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो डीआईएस की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से लगातार यहाँ पे कम हुई है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे इन अ वे इतने कांस्टेंट ही है, लगभग 12% के लगभग ही हमें यहाँ पे कंपनी की होल्डिंग नजर आती है। तो इन अभी अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम या फिर ओवर वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही थी, तो यहाँ पे वैल्यूएशन के नंबर नॉर्मली होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले 69 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, फिर उसके बाद में 45 करोड़ का, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 85, फिर 160 करोड़ और उसके बाद में 193 करोड़ का, और पिछले साल यहाँ पे 127 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहा है। तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे ये कैश फ्लोज के नंबर अगर हम रेवेन्यू के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो ये उतना अच्छा नहीं रहा है। अब इसके पीछे का मेन रीजन ये है जो कंपनी के रिसीवेबल्स है, यानी कि जो कंपनी अपने कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट देती है तो वहाँ पे जो पहले क्रेडिट पे प्रोडक्ट दिया जाता है, फिर उसके बाद में कैश आता है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो पहले 56 डेज में पैसा आता था और अभी अगर हम देखेंगे तो अराउंड 59 डेज पे वो नंबर जा चुका है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि अभी जो प्राइसेस यहाँ पे बढ़े हैं, जो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ा है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं तो वहाँ पे उनका जो पीरियड है, यानी कि जो अकाउंट रिसीवेबल वाला जो पीरियड है वहाँ पे इंक्रीज हुआ है।
अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 124 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो में यहाँ पे नजर आता है। तो आपने हमेशा ये देखना चाहिए कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जो कैश फ्लोज होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर है ये कैपेक्स प्लान में जाता है, जो कंपनी के एसेट खरीदने होते हैं उसके अंदर ये नंबर जाता है। डेफिनेटली जितने ज़्यादा एसेट्स में कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो आने वाले टाइम पे वो कंपनी को और ज़्यादा कैश जनरेट करके देंगे। उसके अलावा अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा दिया हुआ नहीं है। उसके अलावा अगर हम नेट कैश फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4 करोड़ के लगभग का नेट कैश फ्लो हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ठीक ठाक है। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला जो कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो वो इतना अच्छा हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। लेकिन देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पॉजिटिव कैश फ्लो होना भी यहाँ पे हमें इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब अगर हम देखेंगे तो लगभग जो स्टॉक प्राइस है लगभग 1500 रुपये के लगभग यहाँ पे ट्रेड हो रही है। अगर हम ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे लगभग 2700 रुपये का यहाँ पे ऑल टाइम हाई है। और अगर हम आईपीओ की बात करेंगे यानी कि लगभग 900 रुपये के लगभग यहाँ पे आईपीओ में शेयर्स आए थे और उसके बाद में 1700-1800 के लगभग लिस्टिंग हुई थी। तो उसके बाद में अगर हम देखे जाए तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे मार्केट ने दिया था। लेकिन अभी फिर से जब नॉर्मल सी आती है तो इतने ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे जो स्टॉक ट्रेड हो रहे होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अराउंड 70 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके का अराउंड जो कम्पिटिटिव एडवांटेज इस कंपनी के पास रहता है, जिस तरीके से ये कंपनी सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट पे फोकस करती है जो इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है, जो इंडिया में कोई और बना नहीं रहा है, और उस पर एक अच्छे से R&D करके ये कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और जब ये कंपनी उसकी फैसिलिटी स्टार्ट करती है तो इतना इनके माइंड में रहता है कि अगर कोई कंपनी यहाँ के प्रोडक्ट अगर उससे बनाना भी है, अगर इंडिया की कोई और कंपनी भी अगर उसे भी प्रोडक्ट बनाना है तो वहाँ पे डेफिनेटली उन्हें 5 से 6 महीने या 1 साल उन्हें उसे बनाने में लगेगा। तो डेफिनेटली 1 या 1.5 साल तक उसे एंजॉय करते हैं और एक अच्छा कस्टमर बेस यहाँ पे कंपनी बनाती है। वहाँ पे डेफिनेटली अगर देखा जाए और उसके ऊपर भी फोकस है जो हम इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो कंपनी है ये आपके रडार पे होनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आपने सपोज महंगे वैल्यूएशन पे अगर आपने बाय किया हुआ है तो डेफिनेटली अभी जो 100-110 के पी रेशियो पे आप जो स्टॉक लेने के लिए रेडी थे, मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब ये स्टॉक 70 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। डेफिनेटली अभी भी अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कंपिटेटिव एडवांटेज इस कंपनी के पास अवेलेबल है, ये कंपनी का मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल रहा है मेरे ख्याल से जस्टिफिएबल है। थोड़े और करेक्शन बाई चांस अगर मार्केट करेक्ट होता है तो देखने को मिल सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। और अगर और वैल्यूएशन के नंबर्स यहाँ पे नॉर्मली होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे नंबर्स पे या फिर एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें मिलेगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।